हेलो गाइस, वेलकम टू अनसीन डाउट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के इंग्लिश के सैम्पल पेपर को, जो कि है टर्म 2 का सैम्पल पेपर। और आज के वीडियो सेशन में हम लोग रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे और उसी के साथ हम लोग इस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की मार्किंग स्कीम को भी देखेंगे कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ताकि हम लोग हर क्वेश्चन के अंदर फुल मार्क्स ले पाएँ और अच्छे से हमारे टर्म 2 को हम लोग पास कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज सेशन। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। यहाँ पर ये टर्म 2 का सैम्पल पेपर है दोस्तों, और सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो कि इंग्लिश का है क्लास 10th का। मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने होंगे? मैक्सिमम मार्क्स हम सब लोग जानते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 40 मार्क्स का हमारा पेपर होगा। ठीक है, 40 मार्क्स का हमारा पेपर होगा और टाइम हमारे पास में कितना होगा? 2 आवर्स का होगा। ठीक, अभी हम लोग एक साथ ही पूरा सैम्पल पेपर दोस्तों डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग एक एक क्वेश्चन करके डिस्कस करेंगे इसको, ताकि हम अगर रिवाइज भी करना चाहे सैम्पल पेपर को तो ईजिली हम लोग कर पाए। ठीक है, अब जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं कि पेपर में हमें क्या मिलने वाली हैं। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस में हम लोग देखें तो हमें मिलता है द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शंस, रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर एंड लिटरेचर। ठीक है, टोटल हमारे पास में 3 सेक्शंस होंगे और ऐसा ही हमें सिलेबस के अंदर भी हमारा सिलेबस पूरा डिवाइड किया हुआ है। ठीक, अटेम्प्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच पार्ट, की हर क्वेश्चन हमें जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रखी होंगी अकॉर्डिंग टू दैट इंस्ट्रक्शन हमें हर पार्ट को क्या करना है? अटेम्प्ट करना है। ऑलराइट, मार्किंग स्कीम के बारे में भी बताऊंगा। अभी सबसे पहले हम लोग हमारा फर्स्ट पैसेज पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एंड आफ्टर दैट हम जो है जब क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे तब हम लोग दोस्तों बात करेंगे इसकी मार्किंग स्कीम के बारे में। ठीक है, तब हम लोग इसकी मार्किंग स्कीम के बारे में भी बात करेंगे। चलिए, अब जैसे ये टोटल जो रीडिंग सेक्शन है ये 10 मार्क्स का होगा, मतलब फर्स्ट 2 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हमें मिलने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग फर्स्ट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को डिस्कस करेंगे अच्छे से और उसको समझेंगे कि क्या है उसके अंदर बेसिकली। ठीक है, और किस तरीके से हमें उसे सॉल्व करना है। ठीक, चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले रीड द पैसेज गिवन बिलो। ठीक, अच्छे से आप सब समझेंगे और साथ में मैंने मीनिंग भी ले रखे हैं, तो आप अच्छे से समझ के उसके मीनिंग भी नोट करते चलना। अब पढ़ते हैं इस पैसेज को। यहाँ पे टेक्नोलॉजी इज मेकिंग एडवांसमेंट्स एट अ रैपिड रेट बट एट द कॉस्ट ऑफ अ वैल्यूड ट्रेडिशन, द क्राफ्ट इंडस्ट्री। तो क्या कह रहे हैं कि अभी जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीकी है, ठीक है, जो तकनीक है, इज मेकिंग एडवांसमेंट्स, मतलब वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो रही हैं एट अ रैपिड रेट, मतलब बहुत तेज रेट के साथ में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैपिड? रैपिड मीन्स बहुत तेज, बट उस एडवांसमेंट के लिए, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के लिए हमें एक कॉस्ट चुकानी होगी। और वो कॉस्ट क्या है? किस कॉस्ट पर हम लोग ये एडवांसमेंट लेंगे टेक्नोलॉजी में? वैल्यूड ट्रेडिशन की कॉस्ट पर। और वो वैल्यूड ट्रेडिशन यहाँ पर किसको बोला गया है? क्राफ्ट्स इंडस्ट्री को बोला गया है। क्राफ्ट्स इंडस्ट्री आप समझते हैं, हाथ से बनाने वाली जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, क्राफ्ट कहलाती हैं, और उनको यहाँ पे वैल्यूड ट्रेडिशन बोला गया है। ठीक, अब आपको ये चीज़ समझ के चलनी है कि ये वैल्यूड का मतलब क्या होगा और ट्रेडिशन का मतलब क्या होगा। कि क्राफ्ट्स इंडस्ट्री को यहाँ पे वैल्यू का मतलब जिसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, ठीक है, उसकी इम्पोर्टेंस। ठीक, और ट्रेडिशन क्यों बोला है? क्योंकि क्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो है वो हमारे जो कल्चर हैं उसको रिप्रेजेंट करती हैं, तो इस कारण इसको ट्रेडिशन बोला गया है। तो इस बात को आप समझ के चलिएगा, हर लाइन को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आप मेरी बात को समझ पाएंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, कि आपको हर लाइन को, हर पॉइंट को बहुत अच्छे से इसमें देखते हुए चलना है। द ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स इंडस्ट्री इज लूजिंग अ लॉट ऑफ इट्स ट्रेन्ड एंड स्किल्ड क्राफ्ट्समैन। अब जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट इंडस्ट्री है, ठीक है, जो हमारी पहले की जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स इंडस्ट्री जो है हमारी, वो क्या कर रही है? बहुत सारे इसके ट्रेंड और स्किल्ड क्राफ्ट्समैन को खोती जा रही है। विथ दैट द आर्ट ऑफ
emblishing brass and copper utensils with fine engravings is also disappearing. Now what is the meaning of embellishing? Embellishing का मतलब होता है to make something more attractive by the addition of decorative details or feature. ठीक है, कि किसी चीज को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना देना, उसमें कुछ नए डिटेल को या कुछ नई फीचर्स को ऐड करके, उसे कहते हैं एम्बेलिशिंग. ठीक है, एम्बेलिशिंग. तो ये है एम्बेलिशिंग का मतलब कि विथ दैट द आर्ट ऑफ एम्बेलिशिंग ब्रास एंड कॉपर यूटेंसिल्स. ये यूटेंसिल्स क्या होते हैं? यूटेंसिल्स होते हैं बर्तन. ठीक है, अब उनके ऊपर क्या की जाती है? फाइन एनग्रेविंग्स की जाती है, जैसे कुछ बना देना उनके ऊपर बहुत सुंदर सुंदर. ठीक है, इज ऑल्सो डिसअपियरिंग. और ये चीज़ भी क्या होती जा रही है दोस्तों? डिसअपियर होती जा रही है. कहीं ना कहीं ये चीज़ गायब होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है. द गवर्नमेंट हैज़ आइडेंटिफाइड अराउंड 35 क्राफ्ट्स एज लैंग्विशिंग क्राफ्ट. मतलब अभी गवर्नमेंट ने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया है कि अराउंड 35 क्राफ्ट जो हैं वो बिल्कुल लैंग्विशिंग क्राफ्ट हैं. अब ये लैंग्विशिंग का मतलब क्या है? कि जो चीज़ प्रोग्रेस नहीं कर रही है, जिस चीज़ की प्रोग्रेस रुक चुकी है, उसे लैंग्विशिंग बोलते हैं. ठीक है, फेलिंग टू मेक प्रोग्रेस और बी सक्सेसफुल, मतलब स्टॉप हो चुकी है वो चीज़, बिल्कुल ही किसी भी तरीके की प्रोग्रेस नहीं कर रही है, उसे हम बोलते हैं लैंग्विशिंग. ओके, तो यहाँ पे 2 वर्ड्स के मीनिंग आप अपने पास में लिख के रखेंगे, एक एम्बेलिशिंग और दूसरा लैंग्विशिंग. ठीक है, इतना पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं. The speciality of handicrafted items is its design and association with long traditions belonging to a specific region. कि जो स्पेशलिटी है हैंडीक्राफ्टेड आइटम्स की, वो किससे है? इसके डिज़ाइन से है और उनकी एसोसिएशन से है. किसके साथ में? लॉन्ग ट्रेडिशंस के साथ में, जो कि किसी ना किसी स्पेसिफिक रीजन से बिलोंग करते हैं. ठीक है, कोई ना कोई स्पेसिफिक रीजन के जो ट्रेडिशन है उनके साथ में जो एसोसिएशन है हैंडीक्राफ्ट की, उससे उसकी स्पेशलिटी है और साथ ही साथ उनके डिज़ाइन से भी उसकी स्पेशलिटी है. द वर्ड हैंडीक्राफ्टेड डज नॉट इम्प्लाई द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डेक्स्टरस ह्यूमन फिंगर्स और एन एजाइल माइंड विथ अ मूविंग स्पिरिट एनीमोर. अब वो कहते हैं कि हैंडीक्राफ्ट की जो इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, कि हैंडीक्राफ्ट जो है वो होगा, सिर्फ उसका मतलब ये नहीं है इम्प्लाई द इन्वॉल्वमेंट, डज नॉट इम्प्लाई द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डेक्स्टरस ह्यूमन फिंगर्स. कि हैंडीक्राफ्ट चीज़ें वही नहीं है कि सिर्फ कोई एक स्किल्ड पर्सन है वो ही कोई चीज़ को बनाएगा, ठीक है, तो उसको हम हैंडीक्राफ्ट बोलेंगे. नहीं, ऐसा नहीं है. डेक्स्टरस का मतलब क्या होता है? शोइंग और हैविंग स्किल्स स्पेशली विद द हैंड्स. ठीक है, तो कोई स्किल्ड पर्सन बनाए, ठीक है, उसी को हैंडीक्राफ्ट बोले, ये जरूरी नहीं है. या फिर एक बहुत एबल टू मूव क्विकली एंड ईजिली, ये होता है अजाइल का मतलब. तो ऐसा कोई माइंड हो, ठीक है, वो कोई चीज़ बनाए तो उसे हम हैंडीक्राफ्ट बोलेंगे. नहीं, वो कहते हैं कि द वर्ड हैंडीक्राफ्टेड डज नॉट इम्प्लाई द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डेक्स्टरस ह्यूमन फिंगर्स और एन अजाइल माइंड विथ अ मूविंग स्पिरिट एनीमोर. Lessening drudgery. Now what is the meaning of drudgery? Drudgery means hard manual और dull work. ठीक है, कि कम मतलब स्ट्रेंथ के साथ में या डल वर्क के साथ में. ठीक है, lessening drudgery, increasing production. समझ गए कि अभी क्या है कि उनको थोड़ा डल वर्क को कम करना है, क्योंकि जब कोई पर्सन हाथ से कोई चीज़ बनाएगा तो उसको हार्ड वर्क लगेगा. ठीक है, अब वो क्या है? लेसनिंग ड्रजरी, मतलब डल वर्क या हार्ड वर्क को क्या करना है? अभी लेस कर रहे हैं. इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं. एंड प्रमोटिंग एफिशिएंसी हैव टेकन प्रेसिडेंस, मतलब अभी ये चीज़ें जो हैं वो प्रेजेंट में हो रही हैं कि ज़्यादा प्रोडक्शन पे ध्यान दिया जा रहा है, हार्ड वर्क को ना करके. ठीक है, स्मार्ट वर्क पे ज़्यादा जो है ध्यान दिया जा रहा है कि कितना प्रोडक्शन ज़्यादा इंक्रीज किया जा सके.
ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके, चीज़ें ज़्यादा बन सके। सो द लेबर सेविंग डिवाइसेस आर टेकिंग द प्लेस ऑफ हैंडीक्राफ्टेड टूल्स एंड दिस हैज़ jeopardize द स्किल्स ऑफ दीज आर्टिसंस। तो जो लेबर सेविंग डिवाइसेस है, जैसे बहुत सारी नई नई मशीनें आ रही हैं, वो जगह ले रही हैं, ठीक है, एज हैंडीक्राफ्टेड टूल्स, ठीक। और ये जो है दिस हैज जियोपार्डाइज का मतलब क्या होता है, पुट समवन और समथिंग इनटू अ सिचुएशन इन विच देयर इज अ डेंजर ऑफ लॉस, हार्म और फेलियर, ठीक है। और उस कारण से क्या हो रहा है, जो आर्टिसंस हैं, ठीक है, जो ये चीज़ें बनाते हैं, उनकी स्किल्स क्या हो रही हैं, जियोपार्डाइज हो रही हैं। उनकी स्किल्स पर क्या आ रहा है, डेंजर आ रहा है, उनकी स्किल्स का लॉस हो रहा है, हार्म हो रहा है, और उनकी स्किल्स काम में नहीं आ रही है। दिस हैज जियोपार्डाइज द स्किल्स ऑफ दीज आर्टिसंस, ठीक है। मैकनाइजेशन हैज मेड इट्स वे इनटू एवरीथिंग, ठीक। मतलब मशीनों से ही अभी सब कुछ हो जाता है, जैसे कटिंग है, पॉलिशिंग है, एजिंग है, डिजाइनिंग है, एक्सेट्रा। एवरीथिंग इज डन विथ मशीन्स। आइडियली द यूज ऑफ मशीनरी शुड बी नेग्लिजिबल। अगर हम देखें एक आदर्श रूप में, तो जो मशीनों का यूज है वो क्या होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए। एंड द हैंडीक्राफ्ट शुड बी मेड प्योरली बाय हैंड विथ अ डिस्टिंग्विशेबल आर्टिस्टिक अपील। और जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो कैसे बनने चाहिए, प्योरली बनाए जाने चाहिए हाथों से, विथ अ डिस्टिंग्विशेबल आर्टिस्टिक अपील के साथ में, ठीक है, कि आर्ट जो उसका आर्टिस्टिक व्यू है वो नजर आना चाहिए वहां पे। हाउएवर, with the exception of small scale industries, the export units are mostly operated by machines। कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को इसके एक्सेप्शन में रखा गया है, बाकी जितनी भी एक्सपोर्ट यूनिट्स है दोस्तों, वो सारी मशीन्स के थ्रू ही बनाई जाती हैं, ठीक है, मोस्टली ऑपरेटेड बाय मशीन। The heavily computerized designs contribute to a faster production at lower cost। और अभी जो कंप्यूटराइज्ड डिज़ाइन है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन दे रहे हैं और बहुत कम कॉस्ट के ऊपर, ठीक है, लोअर कॉस्ट के ऊपर। ऑल्दो मैकेनाइजेशन ऑफ क्राफ्ट पोजेज अ चैलेंज टू सेफगार्डिंग ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स। अब ये जो मशीनी एकदम जो क्राफ्ट के अंदर मशीनीकरण आ गया है, ठीक है, जो मैकेनाइजेशन आ गया है, ठीक है, उसने पोज कर दिया एक चैलेंज इसके सामने टू सेफ गार्डिंग ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स की। जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स हैं उनके ऊपर क्या आगे एक तरीके का चैलेंज आ गया कि वो अपने आप को कैसे सेफ गार्ड करेंगे। द आर्टिसंस आर ल्यूड विथ इंसेंटिव्स इन ऑर्डर टू इम्पार्ट हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग। अभी देखो, अगर आर्टिसंस जो हैं, ठीक है, वो अपने आप तो नहीं बताएंगे ना अपनी टेक्निक्स, क्योंकि उससे उनको डेंजर हो सकता है अगर वो किसी के साथ में ऐसे शेयर करेंगे कि वो कैसे चीज़ें करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। तो आर्टिसंस जो है उनको ल्यूड किया जा रहा है। ल्यूड का मतलब होता है लालच देना, उनको इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, उनको पैसा दिया जा रहा है बदले में क्या करने के लिए, इन ऑर्डर टू इम्पार्ट हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग, ताकि वो आके क्या दें, हैंडीक्राफ्ट की ट्रेनिंग दें, ताकि मशीनों के थ्रू वो बताएं कि कैसे कैसे चीज़ें क्या क्या बनती हैं, ताकि उस काम को मशीनों के थ्रू करवाया जा सके। सम मेकर्स डू सी मशीन्स एज अ टाइम सेविंग ब्लेसिंग। कुछ मेकर्स जो हैं वो मशीन्स को एक आशीर्वाद के रूप में देखते हैं कि उससे उनका क्या होता है, टाइम सेव होता है। सिंस दे आर नाउ एबल टू अकॉम्प्लिश डिफिकल्ट एंड डिमांडिंग टास्क विद रिलेटिव ईज, ठीक है। और वो क्या कर सकते हैं, अभी वो एबल हो चुके हैं किस चीज़ के, कि वो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट और डिमांडिंग टास्क को भी पूरा कर सकते हैं बहुत कम टाइम के अंदर, ठीक है। दीज मशीन्स माइट गिव अ बेटर फाइनेस, ठीक है। फाइनेस का मतलब क्या है, इंप्रेसिव, डेलिकेसी एंड स्किल, ठीक है, कोई चीज़ को इंप्रेसिव बना देना। तो ये जो मशीन्स है ये माइट गिव अ बेटर फाइनेस, मतलब बहुत अच्छा बना देती हैं चीज़ों को, टू दीज प्रोडक्ट्स, बट दे डोंट स्टैंड आउट एज हैंडीक्राफ्टेड। लेकिन उनको हम हैंडीक्राफ्टेड तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि हैंडीक्राफ्टेड का मतलब क्या है, कि जो चीज़ें क्या बनाई जाती हो, हाथ से बनाई जाती हो। अब इन्होंने यहाँ पे एक नीचे स्टेटमेंट दिया है कि क्वांटिटी हैज़ ओवरटेकन क्वालिटी इन दिस इंडस्ट्री, की प्रोडक्शन ज़्यादा करने पे जोर दे रहे हैं, ना कि क्वालिटी पे फोकस किया जा रहा है, ठीक है। तो क्वांटिटी हैज़ ओवरटेकन क्वालिटी इन दिस इंडस्ट्री।
A need to highlight the importance of the handmade aspect is required by both the government and private sectors. अब क्या एक ज़रूरत है कि हाईलाइट करें इम्पोर्टेंस को हैंडमेड एस्पेक्ट की, ठीक है, कौन करे, गवर्नमेंट भी करे और प्राइवेट सेक्टर भी करे, मतलब इसके सपोर्ट में खड़े हों, इन ऑर्डर टू एम्पलीफाई अवेयरनेस एंड ऑल्सो सपोर्ट द कल्चर ऑफ मेकिंग हैंडीक्राफ्ट। तो ये गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर क्या करें ताकि जो अवेयरनेस है वो लाई जा सके, एम्पलीफाई अवेयरनेस लाई जा सके और सपोर्ट किया जा सके उस कल्चर को जो कि हैंडीक्राफ्ट को अपने अंदर लेता है, ठीक है, उस ट्रेडिशन को जिसके अंदर हैंडीक्राफ्ट आते हैं। A few artisans are still trying their best to rejuvenate and revive their culture and heritage, but it's an uphill task competing with the machine-made goods. अब वो क्या कह रहे हैं कि कुछ आर्टिसंस हैं जो कि आज भी ये चीज़ की ट्राई कर रहे हैं कि वो रेजुविनेट कर सके, रिवाइव कर सके, दोबारा जिंदा कर सके उनके कल्चर को, उनके हेरिटेज को, लेकिन ये चीज़ क्या बन के रह गई है दोस्तों, अभी एक अपहिल टास्क बन के रह गई है। अपहिल टास्क का मतलब होता है टास्क दैट इज़ वेरी डॉन्टिंग फ्रॉम द आउटसेट एंड कंटिन्यूज टू बी चैलेंजिंग। एक चैलेंजिंग टास्क उनके लिए बन के रह गया है, ठीक है, अपहिल टास्क उनके लिए बन के रह गया है। कंपीटिंग विद द मशीन मेड गुड्स, अब उनके लिए क्या है वो चैलेंजिंग टास्क, तो है कि देखो उनको अभी कंपीट करना मशीन्स के साथ में बहुत टफ होगा, ठीक है, जो चीज़ें मशीन्स बना रही हैं और जो चीज़ें इंसान बना रहे हैं प्रोडक्शन में भी वेरी करेगा, थोड़ा सा जो क्वालिटी है दिखने में वो चीज़ें अलग होंगी, ठीक है, तो एट्रैक्टिवनेस में थोड़ा चेंज आएगा, तो इस तरीके से उनके लिए एक चैलेंज बनता जा रहा है। A multitude of artisans have changed their professions, कि बहुत सारे आर्टिसंस ने जो है अपना प्रोफेशन चेंज कर लिया है and are encouraging their progeny to follow suit। progeny का मतलब क्या होता है, a descendant or the descendants of a person, animal or plant, या offspring मतलब आने वाली जनरेशन्स, वो लोग जो अपना प्रोफेशन चेंज कर रहे हैं वो आने वाली जनरेशन्स को भी एनकरेज कर रहे हैं अपने आप को फॉलो करने के लिए कि हम लोग जो है अपना प्रोफेशन चेंज कर रहे हैं, आप भी इस प्रोफेशन में मत जाना, क्यों, क्योंकि उनको कोई भी प्रॉफिट इसके अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। There are others who have stayed their ground but are clearly inclined towards buying machine। लेकिन कुछ है जो अभी भी इसके अंदर है लेकिन वो किससे काम करना शुरू कर रहे हैं, वो अपना काम करने के लिए मशीन्स बाय कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो मैकनाइजेशन की तरफ आ रहे हैं। नियरली 2 decades ago कि 2 दशक पहले लगभग देयर वर अराउंड 65 लाख आर्टिसंस इन द कंट्री, कि कंट्री में 65 लाख आर्टिसंस थे। 3 years ago when the government started the process of granting a unique number to the artisans based on the Aadhaar card, 25 lakh were identified। मतलब जब से ये जो आधार कार्ड आए हैं उन पे अब प्रोफेशन मेंशन किए जाते हैं, दैट मीन्स कि बहुत सारे लोगों ने इस हैंडीक्राफ्ट के प्रोफेशन को छोड़ दिया है, इसीलिए उनके आधार नंबर पर जो है ये प्रोफेशन शो नहीं हो रहा, और वो 65 लाख का नंबर घट के कितना रह गया दोस्तों, 25 लाख रह गया है। लॉस ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स इज क्लियरली अ वरिंग इशू, और ये एक बहुत ज़्यादा चिंता का एक इशू बनता जा रहा है, चिंता का एक सब्जेक्ट विषय बनता जा रहा है, ठीक है। लॉस ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स इज क्लियरली अ वरिंग इशू बट इट स्टैंड्स टू रीजन दैट फोर्सिंग एनी आर्टिसन टू फॉलो old ways when concern of livelihood overrule other considerations is unfair। लेकिन हम अगर किसी भी मतलब ये बात कहें किसी भी आर्टिसन को कि आप अपना जो प्रोफेशन है वो मत छोड़िए, किसी को भी फोर्स करें, तो ये चीज़ जो है एक अनफेयर चीज़ हो जाएगी, क्योंकि जहाँ पे भी किसी की कंसर्न आती है लाइवलीहुड को लेके तो वो वहाँ पे अनफेयर हो जाएगा बात करना, क्योंकि जब किसी को अपनी लाइफ ही जीनी है, लाइफ जीने के लिए आगे उसमें कोई स्कोप नहीं मिल रहा, तो हम किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते कि आप अपनी फील्ड को ना छोड़ें, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा पैसेज था, हमारा फर्स्ट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन था। अब साथ ही साथ हम इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे और उसके साथ साथ हम इसकी मार्किंग स्कीम और आंसर्स कैसे बनाने हैं उसको भी देखते हैं, ठीक है। चलिए मार्किंग स्कीम देखते हैं अभी इसकी। अब देखिए दोस्तों, साथ साथ में थोड़ा ध्यान से देखते चलिएगा चीज़ों को, अच्छे से समझते चलिएगा चीज़ों को, ठीक है। ओके, चलिए देखिए अभी यहाँ पे
जैसे टर्म 2 की ये मार्किंग स्कीम है, क्वेश्चन हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक नोट पढ़ लेते हैं कि हमें कहाँ कहाँ पे क्या क्या ध्यान रखना है। द रीडिंग सेक्शन फोकसेज ऑन टेस्टिंग अ कैंडिडेट्स एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड। ठीक है, ये जो रीडिंग सेक्शन है ये फोकस करता है किसको टेस्ट करने पे, कि कैंडिडेट की एबिलिटी की वो कितना समझ पाता है चीज़ों को। Marks should be awarded only if the answer reveals formation of a response to the question। मतलब क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में ही आंसर होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी लिख दें। ठीक है, और फॉर्मेशन होनी चाहिए, सीधा सीधा लाइन उठा के मत लिख देना। ठीक है, एक अच्छा आंसर जो पूछा है एग्जामिनर ने उसके रिलेटेड रेलिवेंसी होनी चाहिए उसके अंदर, और उसी के रिलेटेड रिस्पॉन्स आपका होना चाहिए। No marks to be awarded if a chunk, exact line या lines are transcribed from the passage without evidence of structure or semblance of coherent thought in an attempt to pass off as a response। अब वो क्या कह रहे हैं कि कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे अगर आप कोई भी हिस्सा पैसेज का डायरेक्टली उठा के लिख देते हो, कोई एग्जैक्ट लाइन या बहुत सारी लाइंस को लिख देते हो पैसेज से उठा के, और बिल्कुल स्ट्रक्चर नहीं। जैसे हम लोगों ने सपोज की वैल्यू देखा, वैल्यू के रिलेटेड कोई क्वेश्चन देखा और हमें पैसेज में वैल्यू वर्ड कहीं दिख गया, 2-3 जगह दिख गया, हमने बस वो लाइनें उठा के वहां पे लिख दी, तो इस ऐसे आंसर्स के आपको कोई भी मार्क्स वहां पे नहीं दिए जाएंगे। अब ये जो सेक्शन है ये क्या इवैल्यूएट करता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली, तो दिस सेक्शन इवैल्यूएट्स द रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड देयर एबिलिटी टू एनालाइज इंफॉर्मेशन या मीनिंग्स एंड इवैल्यूएट द गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, कि आप कितना समझ पाते हो चीज़ों को, आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग स्किल है, आपकी जो रीडिंग स्किल है, उसको चेक करेगा ये वाला सेक्शन। और आपकी एबिलिटी कि आप जो चीज़ें हैं उनको एनालाइज कैसे कर पाते हो, कैसे उसके डीप मीनिंग को समझ के इन्फर कर पाते हो, इंफॉर्मेशन को, मीनिंग्स को वर्ड्स के, और इवैल्यूएट कर पाते हो, जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है उसको इवैल्यूएट कर पाते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमें पैसेज का, फर्स्ट पैसेज का दिया हुआ है। देख सकते हैं जो फर्स्ट अनसीन पैसेज है 1 × 5, मतलब 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 6। ठीक है, आउट ऑफ 6 आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आप कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो वो आप पे है, जो भी आपको सही लगे आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द राइटर मीन बाय कॉलिंग हैंडीक्राफ्ट्स अ वैल्यूड ट्रेडिशन। अब आपको इस क्वेश्चन के मार्क्स दोस्तों कैसे और कब मिलेंगे, तो देखो अब वैल्यू पॉइंट्स क्या होंगे कि आपको वैल्यू भी समझाना होगा, वैल्यू का मतलब क्या है, और ट्रेडिशन कैसे रेलिवेंट है हैंडीक्राफ्ट के साथ में, और वैल्यू कैसे रेलिवेंट है या रिलेटेड है हैंडीक्राफ्ट के साथ में। मतलब दोनों ही वर्ड्स को आपको अलग अलग तरीके से जो है हैंडीक्राफ्ट के साथ में रिलेट करके आंसर करना है, तब आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। अब इसने वैल्यूड का मतलब क्या लिया है, शो केस टैलेंट्स दैट आर एसोसिएटेड विद आर्टिसंस लाइफस्टाइल एंड हिस्ट्री। ठीक है, कि ऐसे कोई टैलेंट को शोकेस करना जो कि जुड़े हों किससे, आर्टिसंस की लाइफस्टाइल से और हिस्ट्री से। ठीक है, और ट्रेडिशन का मतलब क्या है, रिप्रेजेंट रिच आर आर्टिस्टिक कल्चर हेरिटेज और ट्रेडिशन। ठीक, तो जो हैंडीक्राफ्ट है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे रिच कल्चर को, हेरिटेज को और ट्रेडिशन को। और वैल्यू क्यों कहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, आर्टिसंस का लाइफस्टाइल, उनकी हिस्ट्री दिखाई देती है, इसलिए इसको वैल्यूड बोला है। ठीक है, अब मैं इसका आंसर भी आपको बना के दिखाऊंगा डेफिनेटली कि आंसर बनेगा कैसे, लेकिन गाइडेंस देख ले हम उससे पहले। द लर्नर इज रिक्वायर्ड टू रिस्पॉन्ड टू व्हाई आर हैंडीक्राफ्ट्स वैल्यूड। मैंने ये बोला ना आपको कि वैल्यूड को हैंडीक्राफ्ट्स के साथ में रिलेट करके बताना है, एंड व्हाई आर दे कंसीडर्ड अ पार्ट ऑफ आर ट्रेडिशन। दोनों को अलग अलग आंसर करोगे, दोनों को रिलेट करके आंसर करोगे हैंडीक्राफ्ट के साथ में, तो आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, अवॉर्ड मैक्सिमम 1 मार्क फॉर द कंप्लीट करेक्ट आंसर एंड अवॉर्ड पार्शियल क्रेडिट ऑफ हाफ मार्क इफ जस्ट वैल्यूड या ट्रेडिशन इज एड्रेस्ड इन द रिस्पॉन्स। की अगर आपने सिर्फ वैल्यूड का आंसर किया तो आपका हाफ मार्क मिलेगा, ट्रेडिशन का आंसर किया तो आपको हाफ मार्क मिलेगा। ऑलराइट, चलिए इसका आंसर देखते हैं बेसिकली बनेगा क्या। देखिए, द राइटर मीन्स बाय कॉलिंग हैंडीक्राफ्ट्स अ वैल्यूड ट्रेडिशन टू से दैट handicrafts preserve rich traditional art, heritage and culture, traditional skills and talents and that are associated with artisans lifestyle and history। ये लास्ट लाइन किसको शो कर रही है, वैल्यूड को शो कर रही है। ठीक है, एसोसिएटेड विद आर्टिसंस लाइफस्टाइल एंड हिस्ट्री। ऑलराइट, चलिए
आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय रिप्लेसिंग द अंडरलाइन फ्रेज विद द वर्ड दैट मीन्स द सेम फ्रॉम लाइन 5 to 15। मतलब अब आपका ये जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है ना, इस पे आपको आना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये 5 to 15 का क्या मतलब है। दैट मीन्स कि आपका ये फर्स्ट, सेकंड और जो थर्ड पैराग्राफ है ना, इसमें से जो आपको मतलब लाइन कोई ऐसा वर्ड मिलेगा जिसका मीनिंग क्या आ रहा है दोस्तों, जिसका मीनिंग आपको मिलेगा इस जो स्टेटमेंट में दिए हुआ अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग। ठीक है, इफ इट कंटिन्यूज द वर्केशन, वर्केशन का मतलब वर्क प्लस वैकेशन, ट्रेंड विल बी अ पावरफुल बूस्ट टू डोमेस्टिक टूरिज्म ऑपरेटर्स फेलिंग टू मेक प्रोग्रेस इन द इकोनॉमिक स्लम्प कॉज्ड ड्यू टू द पेंडेमिक। तो फेलिंग टू मेक प्रोग्रेस, मैंने आपको अगर ध्यान में हो तो मैंने बताया भी था आपको, ये देखो फेलिंग टू मेक प्रोग्रेस और बी सक्सेसफुल, तो क्या आ रहा है, लैंग्विस्टिक। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। देखो कितना आसान है ना, अगर पता हो लैंग्विस्टिक का मीनिंग तो आप बहुत आसानी से इसको आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसने क्या कर दिया, आप देख सकते हैं वैल्यू पॉइंट में आंसर बना के दे दिया, उस जगह पे किसको रिप्लेस कर दिया, लैंग्विस्टिक को रिप्लेस कर दिया। 1 mark for the correct answer, no partial credit, no marks to be deducted if the learner fails to rewrite the complete sentence, and just list the chosen meaning. The purpose of the given sentence is to share a context. ठीक है, अब state any 2 reasons why artisans are choosing to work via machines rather than handicrafted tools। कि हमें ऐसे कोई 2 रीज़न बताने कि आर्टिसंस जो है वो क्यों चूज़ कर रहे हैं वर्क मशीन्स के थ्रू करने के लिए, बल्कि ना कि हाथों के थ्रू, हैंडीक्राफ्ट टूल्स के थ्रू करने के लिए। ठीक है, तो देखो एक तो लेबर सेव होती है उससे, ठीक है, और ड्रजरी रिड्यूस होती है, डल वर्क, धीरे धीरे काम करना जो है वो रिड्यूस होता है, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, फाइनेंस आती है और एफिशिएंसी आती है। ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी रीज़न 2 बता सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पहले गाइडेंस पढ़ ले फिर आंसर बताता हूँ मैं आपको। द लर्नर इज रिक्वायर्ड टू स्टेट 2 क्लियर पॉइंट्स दैट इंडिकेट द एडवांटेज ऑफ यूजिंग मशीन्स ओवर वर्किंग विद हैंड्स एंड टूल्स। ठीक है, आपको 1 मार्क मिलेगा अगर आपने मतलब दोनों पॉइंट्स दिए हैं, हाफ मार्क्स के होंगे, और हाफ मार्क एज पार्शियल क्रेडिट फॉर 1 पॉइंट स्टेटेड। ठीक है, अगर आपने एक ही पॉइंट बताया तो आपको हाफ मार्क मिलेगा उसका। ठीक है, आंसर देखते हैं इसका कैसे हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो है थर्ड क्वेश्चन, आर्टिसंस आर चूजिंग टू वर्क वाया मशीन्स रादर देन हैंडीक्राफ्टेड टूल्स बिकॉज machines are time saving and simple to use. The products made with machines might give a better finance than handicrafted products. लेकिन I'll suggest you कि अगर आप इसको इस तरीके से लिखने की जगह पे मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, मेरे को अभी मार्क्स नहीं मिलने हैं, हम लोग जस्ट बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पॉइंट्स में बना के लिखे ना वो बेस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि उससे आपके जितने मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको 2 पॉइंट्स 2 रीजन पूछे हैं, 1 पॉइंट में 1 रीजन, दूसरे पॉइंट में दूसरा रीजन। तो ऐसे ही आपको अगर कोई पॉइंट्स में वो कहे ना कि 2 रीजन बताओ, तो उसको कभी पैराग्राफ में मत लिखना, हमेशा पॉइंट्स में लिखना, ताकि एग्जामिनर को डायरेक्टली दिखे कि आपने क्या लिखा है, उससे उसने जो पूछा उतना आपने आंसर किया भी है कि नहीं किया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू द आर्टिसंस नीड टू बी ल्यूर्ड विद इंसेंटिव्स टू इम्पार्ट हैंडीक्राफ्ट्स ट्रेनिंग। कि उनको मतलब हैंडीक्राफ्ट्स को ट्रेनिंग देने के लिए, हैंडीक्राफ्ट्स की ट्रेनिंग देने के लिए जो आर्टिसंस हैं उनको लालच क्यों दिया जा रहा है। ठीक है, ल्यूर्ड विद इंसेंटिव्स। अब सिंपल सी बात है कि उनको खतरा होगा कि इन फ्यूचर हमारा जो काम है वो दूसरों के हाथ में जा रहा है, अगर हम अपने स्किल्स को बता देंगे, शो कर देंगे, रिवील कर देंगे, तो हमारा काम जो है वो चला जाएगा। तो उसके बदले में उनको लालच दिया जाता है, जब उनको पैसा मिलता है तो फिर वो उसके लिए राजी हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, हम आपको बताएंगे उस सब के बारे में। बिकॉज इफ आर्टिसंस इम्पार्ट ट्रेनिंग टू मास और बल्क प्रोड्यूसर्स, दे रन द रिस्क ऑफ लूजिंग देयर ट्रेडिशनल लाइवलीहुड टू देम एंड हेंस नीड टू बी टेम्प्टेड वाया बेनिफिट्स और रिवॉर्ड्स टू डू सो। ठीक है, गाइडेंस पढ़ लेते हैं, फिर बेसिकली मैं आपको आंसर्स भी बता दूंगा। द लर्नर इज रिक्वायर्ड टू रेशनलाइज वाई द बल्क प्रोड्यूसर्स हैव टू टेम्प्ट और अट्रैक्ट एंड एंटाइज आर्टिसंस टू शेयर देयर क्राफ्ट और सीक्रेट्स और ट्रेनिंग विद देम। आपको 1 मार्क मिलेगा अगर आपने कंप्लीट जो है रेशनलाइजेशन किया है, दिया है, मतलब आंसर पूरा दिया है, और हाफ मार्क फॉर पार्शियल एक्सप्लेनेशन जस्ट एलैबोरेटिंग ऑन ईदर द रीजन और द इफेक्ट। ठीक है, अगर आपने सिर्फ रीजन बताया है या इफेक्ट बताया है तो आपको क्या मिलेगा, हाफ मार्क मिलेगा। ठीक है, हम आंसर देख लेते हैं इसका।
अब यहाँ पे क्या है, द मेजोरिटी ऑफ हैंडीक्राफ्ट आर्टिसंस आर पुअर, ठीक है, एंड स्ट्रगल टू मेक एंड्स मीट, कि उनको अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। इफ़ आर्टिसंस इम्पार्ट ट्रेनिंग टू मास और बल्क प्रोड्यूसर, कि अगर वो इन प्रोड्यूसर्स को ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, दे रन द रिस्क ऑफ लूजिंग देयर ट्रेडिशनल लाइवलीहुड, तो उनको अपने ट्रेडिशनल लाइवलीहुड पे क्या खोने का एक रिस्क रहेगा, ठीक है, एंड हैंस नीड टू बी टेम्पटेड बाय बेनिफिट्स टू डू सो, तो उनको जो है लालच दिया जाता है ताकि उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स दिखा करके उनसे उनकी ट्रेनिंग, उनसे उनकी स्किल्स को क्या किया जा सके, पूछा जा सके, ठीक है। अब उनको कहीं ना कहीं पैसा दिखता है तो फिर वो सोच लेते हैं कि हाँ ठीक है कुछ तो मिल रहा है हमें, हम कोई बात नहीं, बता देते हैं। लिस्ट वन लाइकली इम्पैक्ट ऑफ द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर टुवर्ड्स द कल्चर ऑफ मेकिंग हैंडीक्राफ्ट। अब वो पूछ रहे हैं कि ऐसा कोई मतलब लिस्ट दो हमें, लिस्ट वन लाइकली इम्पैक्ट ऑफ द स्पोर्ट, की अगर गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर जो है वो कल्चर ऑफ मेकिंग हैंडीक्राफ्ट्स की तरफ सपोर्ट करते हैं तो क्या इम्पैक्ट होगा उसका, ठीक है। तो कैसे होगा, क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस एंड पब्लिक सपोर्ट फॉर द आर्टिसंस एंड देयर वर्क, मोर आर्टिसंस वुड बी इंसेंटिवाइज्ड टू कंटिन्यू देयर ट्रेडिशन, ठीक है। जो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, अवेयरनेस लानी चाहिए, ठीक है, क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस एंड पब्लिक सपोर्ट लाना चाहिए आर्टिसंस के लिए, उनके काम के लिए, उनको इंसेंटिव देना चाहिए ताकि वो अपने ट्रेडिशन में जुड़े रहें, उसके साथ में काम करते रहें, उनको ऐसा कुछ दें उनके ट्रेडिशन, उनके काम से रिलेटेड ही, ताकि उनको एनकरेजमेंट मिल पाए। आर्टिसंस वुड नॉट चेंज देयर प्रोफेशन सीकिंग बेटर लाइवलीहुड, अगर उनको बेटर लाइवलीहुड उसमें मिलेगा तो डेफिनेटली वो कभी भी अपने प्रोफेशन को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो वही है कि द लर्नर इज रिक्वायर्ड टू लिस्ट एन एडवांटेज दैट इज द आउटकम ऑफ द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर टुवर्ड हैंडीक्राफ्ट मेकिंग, मतलब आपको बताना है ऐसा कोई भी एडवांटेज कि अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, प्राइवेट सेक्टर सपोर्ट करते हैं तो क्या उसका इम्पैक्ट होगा, उसका कोई भी एक आउटकम आपको बताना है, और आपको 1 मार्क मिलेगा आपके किसी भी एक इम्पैक्ट को बताने के लिए, और कोई नो पार्शियल क्रेडिट होगा, ठीक है। तो ये हमने देख ही लिया बेसिकली, ठीक है। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर सपोर्ट माइट लीव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन रिटेनिंग द नंबर ऑफ आर्टिसंस दैट इज रिड्यूसिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, मोर सिचुएशन वुड बी इंसेंटिवाइज्ड टू कंटिन्यू their tradition, they would not change their profession seeking better livelihoods। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। How does the writer justify an artistic act of abandoning her or his traditional craft for a more lucrative option, ठीक है। अब जो देखो क्या है कि उसने पूछा कि कैसे राइटर जो जस्टिफाई कर रहा है कि एन आर्टिस्ट एक्ट ऑफ अबंडनिंग, कि एक आर्टिस्ट जो है वो छोड़ रहा है अपने ट्रेडिशनल क्राफ्ट को फॉर अ मोर लुक्रेटिव ऑप्शन, कि उसको अगर कोई और फायदा दिख रहा है तो अपने ट्रेडिशनल क्राफ्ट को छोड़ के कहीं और काम करने की सोच रहा है, ठीक है। तो ऐसा कैसे जस्टिफाई करेगा राइटर इसको, ठीक है, आप कैसे जस्टिफाई करोगे इस चीज़ को। तो वाया द आर्ग्यूमेंट दैट द आर्टिसंस कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू देयर प्रोफेशन इफ इट इज़ नॉट प्रॉफिटेबल, ठीक है। हम कहेंगे कि अगर उनको लग रहा है कि इसमें उनको कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, उनकी लाइफ नहीं चल पा रही है, तो डेफिनेटली वो इसके साथ काम नहीं करना चाहेंगे, इवन दो द लॉस ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स इज परटर्बिंग, हालांकि इस एक्शन से उनका जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है वो लॉस में जाएगा, लेकिन अगर उनको कोई भी प्रॉफिट इससे नहीं मिल रहा है तो वो अपने प्रोफेशन को कंटिन्यू नहीं करेंगे। The learner is required to state how the writer agrees that an artisan is justified in moving to options that pay better than traditional handicraft making in order to support his livelihood, ठीक है। गाइडेंस आपको मिल गई, आंसर मैं अब दिखा देता हूँ आपको। The writer justify an artist's act of abandoning her or his traditional craft for a more lucrative option वाया द आर्ग्यूमेंट दैट, ठीक है, इस आर्ग्यूमेंट के थ्रू बता रहा है दैट द आर्टिसंस कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू देयर प्रोफेशन, कि आर्टिसंस जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम कि वो अपने प्रोफेशन को कंटिन्यू करेंगे इफ़ इट इज़ नॉट प्रॉफिटेबल, अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं है, इवन दो द लॉस ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट इज परटर्बिंग, हालांकि उनके ट्रेडिशनल क्राफ्ट का जो है बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, फिर भी वो उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, ठीक है। सो ये हमने फर्स्ट पैसेज दोस्तों पूरा कर लिया है, एंड आई होप आपको पैसेज अच्छे से समझ में आया होगा, मार्किंग स्कीम आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन नंबर 2, ठीक है। और
इस पैसेज को आप लोग फिर से एक बार रीड कर लीजिएगा, ताकि आपको अगर कोई डाउट रह भी गया है तो आप लोग उसको क्लियर कर लें, और अगर आपको मुझसे पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। एंड एट द एंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके फीडबैक भी ज़रूर दें, ठीक है। बहुत ज़रूरी है एनकरेजमेंट के लिए, ठीक है। जब हमें आपका प्यार मिलेगा तो हम और भी अच्छा करेंगे, ठीक है। और भी कंटेंट आप लोगों के लिए बहुत अच्छा लाने की मैं कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।